नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पहले तो आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। बात उस साजिश के किताब की करेंगे जिसे 22 जनवरी के लिहाज से लिखा गया था और जो उनके शिल्पकार हैं उसमें कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग शुमार हैं। चूंकि इनका इरादा साफ था, वो ये कि जब 22 जनवरी को पूरा देश रामलला की अगुवानी में डूबा रहेगा तो कोई ना कोई बितंडा जरूर खड़ा करना है। चूंकि अगर बितंडा खड़ा नहीं हुआ तो जो इनको वोटों की फसल काटनी है वो दरअसल खतरे में पड़ जाएगी। तो इसलिए एक ताना बाना बुना गया साजिश का। उसी ताने बाने पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे, चूंकि उसकी कई तहें जो है वो खुलने लगी हैं और वो इसलिए खुल रही हैं क्योंकि वो जो किताब है उस किताब के पन्ने चीख चीख कर बता रहे हैं कि क्या कुछ किया गया था 22 जनवरी को ध्यान में रखकर। और उसी सिलसिले में अगर आप देखें तो पहला नाम अगर किसी का आता है तो वो योगेंद्र यादव है। राहुल गांधी पर तो मैं बाद में जाऊंगा, क्योंकि ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, क्योंकि पीछे बड़ी आलोचना हुई थी, तो इस बार भारत जोड़ो में यात्रा में न्याय भी इन्होंने जोड़ दिया। वैसे अगर आपको ध्यान हो तो 2019 में भी एक न्याय लेकर आए थे, तो उस न्याय का हाल जो हुआ था उससे अलग इस बार इस न्याय का नहीं होगा जो जिसमें इन्होंने भारत जोड़ो में न्याय लाकर घुसा दिया है। और 14 तारीख से ही तैयारी थी, क्योंकि ये जान रहे थे कि 22 का दिन आएगा, लेकिन हम उस पर आएंगे। पहले योगेंद्र यादव पर चर्चा करना बड़ा जरूरी है। ये जब मणिपुर से यात्रा शुरू हुई, अब ये कह रहे हैं कि नहीं मणिपुर तो हमने ऐसे ही चुना वैसे ही चुना, प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। दरअसल मणिपुर चुनने का सीधा सीधा कारण है वो जो एक अपना क्रिश्चियन लॉबी है उसका भी एक आप ये कहें कि बड़ी भूमिका है। इस वजह से भी मणिपुर इन लोगों ने चुना। और दूसरा, मणिपुर इनके एजेंडे को सूट करता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो माइनॉरिटी अपीजमेंट वाला मसला है उस पर अगर आप गौर करें तो ये कांग्रेस और मैं ये कहूं कि ये जो पूरा इकोसिस्टम है उसको बड़ा सूट करता है, क्योंकि तुष्टीकरण की सियासत ये लोग करते हैं। तो इसलिए मणिपुर चुना गया ताकि कंट्रोवर्सी बनी रहे। खैर, तो वहां से तो कंट्रोवर्सी की शुरुआत की गई, चूंकि 22 जनवरी इनको दिखाई दे रहा था। तो वहां से एक कहें आपकी पहल हुई कि किसी तरह से ये जो 22 जनवरी का कार्यक्रम है इसे ज्यादा सुर्खियों में रहने न दिया जाए। लेकिन अब बात यह है कि ये जनमानस जो है वो जनमानस कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के चाल चरित्र और चेहरे को समझता है। इसीलिए जब योगेंद्र यादव वहां से राग छेड़ते हैं और उस राग में वो राम, राजनीति, रोजगार, इन तमाम पहलुओं को लेकर आते हैं, तभी यह समझ में आ जाता है कि दरअसल किस तरह का बितंडा गढ़ा जा रहा है। ये राम की बात करते हैं जो यहां की माटी में रचे बसे हुए हैं, रग रग में राम है। और इस बात की जो प्रतिध्वनि है वो आज सबको सुनाई दी होगी। यानी 22 जनवरी को स्वतः स्फूर्त था। आप सड़कों पर निकल जाइए, आप चौराहों पर जाइए, आप किसी सोसाइटी में जाइए, सब जगह दीपक जल रहे थे। दरअसल ये सब कुछ स्वतः हो रहा है और इसी बात से घबराई हुई कांग्रेस और उसका पूरा कबाल इसमें लगा था कि कुछ किया जाए। तब योगेंद्र यादव ने गढ़ा, सैम पित्रोदा ने गढ़ा कि साहब ये मंदिर की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, योगेंद्र यादव सेफोलॉजिस्ट है, सैम पित्रोदा भी बड़े भारी जानकार हैं, लेकिन भ्रम फैलाने में और प्रपंच रचने में माहिर है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सैम पित्रोदा भी जानते हैं और योगेंद्र यादव भी जानते हैं कि ये जो हिंदुस्तान में नगर का विकास हुआ है उस नगर के विकास में धार्मिक केंद्रों की बड़ी भूमिका रही है। और एक समय में ये जो धार्मिक केंद्र हैं ये अर्थव्यवस्था की धुरी हुआ करते थे। जैसे बनारस है, जैसे मथुरा है, तो क्या जब राम मंदिर बनेगा
तो वो वहां की अर्थव्यवस्था की धुरी नहीं होगा। लेकिन चूंकि इन्हें तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, इन्हें अपीजमेंट करना है खास समाज का, तो इस वजह से इस तरह की बात खड़ी की जाती है। तो वहां से चीजें दिखने लगी थी। फिर आप तीस्ता सीतलवाड़ पे पहुंचिए। देखिए, तीस्ता सीतलवाड़ का जो अपना इतिहास है उससे आप वाकिफ ही हैं कि किस तरह से आप ये कहें कि जो कांग्रेसी एजेंडा है उसको चलाने में वो महारथी है। आप अभी उनका पूरा ट्विटर जाकर खंगालिएगा तो आप पा जाइएगा कि आज सारा दिन चला क्या है। 22 जनवरी को लेकर ये लोग कितना मातम में है, कितना दुख है इनके भीतर। और बाकायदे भानु प्रताप मेहता ने तो एक लंबा चौड़ा लेख लिख दिया। उस लेख को प्रशांत भूषण ने भी साझा किया है, मुझे लगता है संभवतः योगेंद्र यादव ने भी साझा किया है, क्योंकि ये तो सब एक ही रंग में रंगे हुए हैं और सबका एक ही दर्द है, वो ये कि ये भाजपा की जो आंधी चल रही है इसका किया जाए। तो आप ये कहें कि उसमें आंधी से ज्यादा नरेंद्र मोदी को कैसे रोका जाए। अगर आप उसमें देखें तो उसमें तीस्ता सीतलवाड़ तो सबसे आगे है। वो तो नरेंद्र मोदी के पीछे तब से पड़ी हैं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और अभी देखिए इन लोगों का चेहरा किस तरह से सामने आ गया है। अगर आप तीस्ता सीतलवाड़ की बात करें तो देखिए, पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए क्या क्या इन्होंने नहीं किया। कब्रें खुदा डाली, फर्जी सबूत गढ़े गए, और अगर जो गुजरात की पुलिस है उसका माना जाए तो इनको कांग्रेस ने बाकायदे फंड किया। आरोप है इनके ऊपर कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए इनको पैसे दिए गए, और तब अहमद पटेल जीवित हुआ करते थे। अब आप देखिए, और फिर आप उसी में थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो आप पाएंगे कि किस तरीके का बितंडा इनके लोगों ने गढ़ा। वो इनकाउंटर वाला मसला उठा के, जो 17 इनकाउंटर हुए उसमें पता चला कि 3 ही वो फेक पाए हैं कमेटी, और जिस 2 के लिए इन लोग पूरा कहें कि व्याकुल थे कि किसी तरह से इसरत जहां और सोहराबुद्दीन वाला भी आ जाता तो बात बन जाती, लेकिन हुआ नहीं। तो ये देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये अभी 1-2 दिन की बात है। दरअसल 22 जनवरी को लेकर इनकी बड़ी तैयारी थी, लेकिन अब क्या करें, तैयारी काम नहीं आई। अच्छा, जब ये सब फेल हो गए तब कांग्रेस ने मोर्चा संभाला, और ये वो लोग मोर्चा संभाल रहे हैं, वो लोग बितंडा खड़ा कर रहे हैं जिनको निमंत्रण दिया गया राम मंदिर का, तो उन्होंने कहा ना मैं नहीं आऊंगा। अच्छा, मैं नहीं आऊंगा, और मंदिर क्यों नहीं जाना चाहिए, ये कार्यक्रम क्यों ठीक नहीं है, उसके लिए ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई गई। अब आप देखिए, अब ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य क्या कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी का मैं बड़ा प्रशंसक हूं, और मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं। आप देखिए, उन्होंने तो बाकी जितने पीछे प्रधानमंत्री हैं सबको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सनातन और हिंदू के लिए अगर कोई सोच रहा है तो नरेंद्र मोदी है। और जो इन्होंने पूरा एजेंडा गढ़ा था, खासतौर से ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के बहाने, वो देखिए वो एजेंडा उन्होंने 21 तारीख को रात को ध्वस्त कर दिया। तो अब इनको लगा कि ये तो सब ध्वस्त ही होते जा रहा है, तब क्या किया जाए। तब राहुल गांधी को मैदान में उतारा गया, और केसी वेणुगोपाल ने कहा, भाई बाकायदे वो संगठन महासचिव हैं, उनकी चिट्ठी जारी होती है, उसमें लिखा जाता है कि नहीं 22 तारीख को हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, और इस पूरे इकोसिस्टम में किसी एक को निकाल के देख लीजिए, 22 तारीख के रोज सिर्फ अभियान चला है। यानी कहानी पहले से तैयार थी कि साहब 22 जनवरी को जो है ना ठीक से गुजरने नहीं देना है। लेकिन अब वो आप कहें कि वो नरेंद्र मोदी का अपना तप है, वो उनकी 11 रोज की तपस्या है, जिसमें इन लोगों का बितंडा धरा का धरा रह गया। तो हम बात कर रहे थे कांग्रेस की, बाकी तो पीछे आपने देखा ही है सबको। तो अब 21 तारीख को तय हो जाता है कि भाई 22 को बितंडा खड़ा करना है, तो अब क्या किया जाए। तो बितंडा खड़ा करने का यही था कि हमारी जो यात्रा चल रही है उसको रोका जा रहा है, उस पर हमला हो रहा है। और ये नहीं बता रहे हैं कि वो लोगों को चिढ़ा रहे हैं, ये कोई नहीं बताएगा। और ये भी नहीं बता रहे हैं
कि जय श्री राम और मोदी मोदी का नारा सुनकर राहुल गांधी आपा क्यों खो बैठते हैं। हालांकि कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम कराने नहीं, आपा कहाँ खो बैठे थे, वो तो मोहब्बत की दुकान खोलने गए थे। खैर, मोहब्बत की दुकान खोलते खोलते वो धरने में बैठ गए और कहा गया कि साहब इनको तो मंदिर जाने से रोक दिया गया। अब वो शंकर देव के मंदिर जाना चाहते थे। अच्छा, वहां से आप एक तरह से कहें कि उस बाबत भी एक आदेश आ चुका था कि साहब इतने बजे तक यहाँ जो है अलग कार्यक्रम होगा, 3 बजे के बाद आप आ सकते हैं। लेकिन नहीं, चूंकि एजेंडा पहले से तय था 21 तारीख का, 21 को, कि 22 को कुछ करना है और राहुल गांधी को जो है चर्चा में लाना है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, असम के एक पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे हमारी कल बात हुई। परसों हम चाह रहे थे कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रही है, चूंकि नॉर्थ ईस्ट में ही है, तो एक बार उनसे बात कर लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप इस समय पढ़िए मत, ये दरअसल मीडिया कवरेज के लिए ये तमाम बवाल काटा जा रहा है। अब ये अपने आप में बड़ी चीज है। अच्छा, उस समय मुझे लगा कि नहीं, ये भाई साहब जो है ये ठीक नहीं बोल रहे हैं, मतलब मैं उनकी बात से सहमत नहीं था। मगर जब आज मैं देखा तो मुझे लगा कि नहीं, वो ठीक ही कह रहे थे। ये तो पूरी पटकथा ही तैयार थी कि साहब जब आप जान ही रहे हैं कि 3 बजे के बाद दर्शन होना है, तो आप सुबह ही कहां पहुंच गए। अच्छा, उसके बाद में क्या कहा जा रहा है, उसके बाद में कहा जा रहा है कि अब एक व्यक्ति तय करेगा कि मंदिर कब खुलेगा। अच्छा, तो तमिलनाडु में कौन तय कर रहा था? जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तब उनके होश ठिकाने आए। यानी आप देखिए कि ये जो पूरा ताना बाना बुना गया था ना, वो खुलकर सामने आ गया। एक और दूसरा, जिस तरह से लोगों का इसकी प्रतिक्रिया रही, जो उल्लास रहा, जिस तरह से इसे एक महोत्सव की तरह मनाया गया, दरअसल उसने और इन लोगों को सन्न कर दिया। और इनको लग रहा है कि साहब इन लोगों को लग रहा था कि अरे अब तो हो गया, कुछ होगा ही नहीं, ऐसे ही जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और मैं ये कहूंगा कि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि इस तरीके का असर नहीं होगा। लेकिन आज जो मंजर, कम से कम मैं निजी तौर पर कह सकता हूं, मैंने देखा, उसके बाद में तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो 414 सीटों का लक्ष्य नरेंद्र मोदी ने रखा है वो नामुमकिन नहीं है। 450 आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। जो आज का जो माहौल है, सब कुछ स्वतः स्फूर्त था। तो यही वजह है कि जो विपक्षी खेमा है और खासतौर से कांग्रेसी कबाल, ये सब बड़े परेशान हैं। तो इनकी परेशानी और उस परेशानी को लेकर जो इन्होंने साजिश की किताब रची थी, वो सारी बातें जो है खुलकर सामने आ गई हैं। आपकी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।